खबरों का सारथी। ज्वार पर 191 रुपए की एमएसपी बढ़ी है और बाजरा और ज्वार की एमएसपी पिछले एक दशक में मोदी जी की सरकार ने उसको दोगुना कर दिया है। यह भी एक महत्वपूर्ण उसका हिस्सा होता है। उन्होंने 1.5 गुने की बात कही थी। लागत के दोगुना एमएसपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भारत सरकार ने उसको तय किया है। 2013-14 में जो एमएसपी थी, आज उससे लगभग पूरा 2 गुना से ज्यादा कीमतें एमएसपी की ज्वार और बाजरे की हुई हैं। और राज्य के भीतर जो किसान बाजरा, ज्वार और मक्के की खेती करेंगे उनको बहुत ही से फायदा होगा। हो गया। अब धन्यवाद माननीय स्वतंत्र देव जी। कनहर सिंचाई परियोजना जनपद सोनभद्र के दुद्धि तहसील के अमावर गांव में कनहर नदी पर 3.24 किलोमीटर लंबा 39.90 मीटर ऊंचा बांध, ये है 22 है। हाँ, सोनभद्र लगभग 22 248 किलोमीटर नहर प्रणाली का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। माननीय मंत्रिपरिषद द्वारा जनपद सोनभद्र में कनहर नदी पर निर्माण कनहर सिंचाई परियोजना की द्वितीय पुनरीक्षित लागत 3,394.65 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र क्षेत्र के सूखाग्रस्त क्षेत्र दुद्धि और ओबरा आदिवासी बेल्ट है। इसके 108 ग्राम के 53,000 कृषक परिवार और 35,467 हेक्टेयर सिंचाई सुविधा के साथ साथ 2 लाख लोगों को पेयजल की सुविधा इससे प्रदान की जाएगी। बाकी आज हमारे पास पर्याप्त पानी उसमें है। जल पेयजल के लिए भी सिंचाई नहर प्रणाली खड़ा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय श्री सचान साहब, सभी लोगों को, पत्रकार साथियों को नमस्कार। आज एक बहुत अहम प्रस्ताव मंत्रिपरिषद से पास हुआ है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जिसमें 1 लाख नौजवानों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का बिना ब्याज के प्रशिक्षित और शिक्षित युवाओं को सूक्ष्म इकाइयों के लिए हम लोग लोन दे करके और उनको रोजगार सृजन से जोड़ेंगे। ये 5 लाख बहुत अहम प्रस्ताव है, क्योंकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार सृजन करने का काम इन्हीं इकाइयों के द्वारा है। नहीं, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान ये योजना का नाम है। इसकी आज मंजूरी मंत्रिपरिषद से हुई है। इसमें 1 लाख नौजवानों को हम लोग 5 लाख रुपए का बिना ब्याज के ऋण दे करके सूक्ष्म इकाइयों को ग्रामीण और शहरों में लगवाने का काम करेंगे। कोई ब्याज नहीं होगा। अगर 1 साल में 1 लाख और 10 साल में 10 लाख नौजवानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया इस योजना में। हर साल 1 लाख। और जो लोग वो समय से बिना ब्याज के पैसा वापस कर देंगे, उनको फिर 10 लाख रुपए हम लोग दे देंगे। लेकिन उस 10 लाख में हम इसमें मार्जिन मनी भी दे रहे हैं। इसमें जो 25% की मार्जिन मनी है, उसमें हम लोगों ने, हमारी सरकार ने रखा है कि जो मार्जिन मनी है सामान्य वर्ग के लिए 15% देनी होगी और पिछड़े वर्ग के लिए 12.5% है, अनुसूचित जात जनजाति के लिए 10%। ये मार्जिन मनी वो जमा करेंगे।
उसके बाद वो जो मार्जिन मनी 25% बैंक लेता है, जो बचेगी वो सरकार देगी, तो मार्जिन मनी में भी पैसा हम देंगे और जो पैसा बैंक देगा उसमें ब्याज भी मुक्त करेंगे। मतलब मार्जिन मनी में भी 25% में जो 10% होगा, 12.5% होगा, 15% होगा, ये पैसा भी हम सीधे बैंक को देंगे, विभाग देगा। और इसमें 5 लाख रुपए का जो बैंक ऋण देगा उसका ब्याज भी हम देंगे, और समय से अगर वो ब्याज बैंक का पैसा दे देता है तो आगे वो 10 लाख रुपए तक ले सकता है। उसमें हम मार्जिन मनी दोबारा नहीं देंगे, उसमें 50% ब्याज में छूट देंगे। 4 साल 6 महीने तक उसको किस्त नहीं देनी होगी। शुरुआत में अगर कोई वो अपना प्रोजेक्ट लगाता है तो 6 महीने तक वो उसको छूट है, 6 महीने बाद वो देगा। तो इस तरह से ये 10 साल में 10 लाख नौजवानों को जोड़ना है, और इसमें शैक्षिक योग्यता हम लोगों ने 8 से इंटरमीडिएट तक रखा है, इसके ऊपर भी उसको वरीयता देंगे। आवेदक को जैसे सरकार द्वारा संचालित योजनाएं, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ODOP है, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग योजना, उत्तर प्रदेश की स्किल डेवलपमेंट मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन योजना का प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ये कौशल सर्टिफिकेट का कोर्स, डिप्लोमा की डिग्री अगर है तो वो अनुमन्य होगा इसको लेने के लिए। और वही बताई दिया 5 से 10 कर देंगे। इसमें सामान्य वर्ग और इसकी आपको वो भी बता दी मार्जिन मनी की। इसमें जो इसमें जो हमारे आकांक्षी जनपद हैं उनमें 10% की हम लोगों ने वो रखी है अंशदान जो देना होगा। जैसे उसमें चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, यहाँ पर अंशदान में हम लोगों ने छूट रखी 10% के लिए। हाँ, मार्जिन मनी उन्हें 10% देना होगा, 15% सरकार मार्जिन मनी बैंक सभी के लिए, वहां पर सभी के लिए 10% कर दिए। थैंक यू। इसमें जी हो गया, ठीक है, बस यही है सर। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसमें 10 साल में 10 लाख नौजवान रोजगार से भी जुड़ेंगे, और ये पहली योजना मुख्यमंत्री की। प्रति वर्ष हम लोग एक साल में वो सब 4 साल में लौटा, और वो प्रतिवर्ष हम एक साल में 1 लाख नौजवानों को जोड़ेंगे। जो इस वित्तीय बजट का है वो हमारा 1000 करोड़ का बजट पास हो चुका है, और ये योजना शीघ्र ही जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई हमने बना दिया है DM की अध्यक्षता में। मुख्य विकास अधिकारी और हमारे जो लघु उद्योग भारती हैं, IIA हैं, जो संगठन व्यापारी, इनके भी प्रतिनिधि रहेंगे। और इसमें जिला प्रवेशन अधिकारी, समन्वयक, अध्यक्ष, अग्रणी बैंक के प्रधानाचार्य, पॉलिटेक्निक प्रधानाचार्य, ITI, ये सब एक कमेटी 11-12 लोगों की जिले में भी गठित कर दी गई, और ये ऑनलाइन आवेदन लेंगे, ऑनलाइन चयन प्रक्रिया में आगे बढ़ा के भेजेंगे। इसमें योजना के क्रियान्वयन में एक जनपद स्तर की कमेटी, एक राज्य स्तर की कमेटी बनाई गई और एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन हुआ है, ताकि इस योजना जब तक संचालन होगी उनके जो लोग काम करेंगे उनके पद और तनख्वाह सब इसमें। यूपी कैबिनेट की बैठक खत्म। 25 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर। 4000 करोड़ की यूपी एग्रेस योजना मंजूर। 25 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर। और नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। अब हम बात करेंगे ऐतिहासिक जीत की। भारत ने बांग्लादेश को कानपुर टेस्ट में 7 विकेट से हराकर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली।
टीम इंडिया को 95 रन का लक्ष्य मिला था, जिससे रोहित शर्मा एंड कंपनी ने 3 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। विराट कोहली 29 रन और ऋषभ पंत 4 रन बनाकर नाबाद रहे। आपको बता दें कि रोहित शर्मा 8 रन, शुभमन गिल 6 रन और यशस्वी जायसवाल 51 रन बनाकर आउट हुए। विराट और यशस्वी के बीच तीसरे विकेट के लिए 58 रन की अहम साझेदारी हुई। आपको बता दें कि कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ बारिश से बाधित दूसरे टेस्ट मैच में जहां ग्रीन पार्क की आलोचना की जा रही थी, वहीं इस मैदान में खेले गए टेस्ट मैच में शानदार जीत के अलावा विराट और जडेजा के साथ कई खिलाड़ियों ने शानदार रिकॉर्ड बनाए। इसमें भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जहां पहली 2 गेंदों पर छक्का जड़कर रिकॉर्ड बनाया, वहीं बांग्लादेश के मोमिनुल हक ग्रीन पार्क में शतक बनाने वाले 28वें बल्लेबाज बने हैं। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में एक साल में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी भारतीय टीम के नाम दर्ज हुआ है। उधर ग्रीन पार्क में एक दिन में 18 विकेट गिरने और कुल 437 रन बनने का भी रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। कप्तान रोहित शर्मा ने खालिद अहमद की पहली व दूसरी गेंद पर लगातार 2 छक्के मारकर क्रिकेट में इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया है। लगातार पहली 2 गेंदों पर छक्का लगाने वाले रोहित चौथे खिलाड़ी होंगे। उनमें पहले ये कारनामा उमेश यादव, सचिन तेंदुलकर, फॉमी विल्सन और अब रोहित शर्मा है। आपको बता दें और कौस्तुभ हमारे संवाददाता इससे बने। कौस्तुभ, अगर बात की जाए जिस तरीके से कानपुर में मैच हुआ, जब 2 दिन मैच नहीं हुआ तो तमाम सवाल ड्रेनेज सिस्टम को लेकर उठे, तमाम चीज़ें हुई। मैं खुद भी ग्राउंड में मौजूद था तो राजीव शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि 80 साल पुराना इसका इतिहास है। लगभग 44 मैच ग्रीन पार्क ने टेस्ट मैच होस्ट किए और इंडिया का बेस्ट वेन्यू माना जाता है। तो बारिश पर हमारा जोर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आज की अगर हम बात करें आखिरी 2 दिनों की, तो ग्राउंड के बाहर के जो हालात थे वैसे ही ग्राउंड के अंदर के भी हालात थे। लोगों को बैठने तक की जगह नहीं थी। कौस्तुभ, देखिए विशाल, बिल्कुल आपको बता दूं, कानपुर में जो भारत और बांग्लादेश का टेस्ट मैच था 27 तारीख से शुरू हुआ था, लेकिन अगर शुरुआत के 3 दिन की बात की जाए तो ये मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था, क्योंकि शुरुआत के 3 दिन मैच कैंसिल हो गया था। पहले दिन 35 ओवर फेंके गए थे, उसके 2 दिन जो है मैच कैंसिल हो गया था। अगर बात चौथे दिन की जाए तो कहीं ना कहीं इंडिया टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया था और रविंद्र जडेजा ने रिकॉर्ड भी तोड़ा था। अगर आज की बात की जाए तो आज भारत ने कानपुर टेस्ट में बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया है। आज के टेस्ट मैच में वनडे जैसा उत्साह दिखाई पड़ा। 26,000 दर्शकों की क्षमता वाला जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है आज खचाखच भरा था। यहाँ पर पैर रखने की जगह भी नहीं थी। आपको बता दें, मैच के आखिरी क्षणों में हर बॉल पर दर्शक हूटिंग करते नजर आए हैं। बाउंड्री लगने पर डांस और जमकर नारेबाजी भी की। यहाँ पर जो दर्शक थे, कोई गालों पर तिरंगा बना के पहुंचे थे, तो कोई सीने पे अपने पसंदीदा खिलाड़ियों का टैटू बनवा करते थे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए कौस्तुभ आपका। और अब बात करेंगे देश का मान, खिलाड़ियों का सम्मान। पेरिस में संपन्न ओलंपिक एवं पैरालंपिक गेम्स में अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों से देश को गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया। राजधानी लखनऊ में आयोजित हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास अब दिखने लगे। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में जाना ही अपने आप में बड़ी बात है। सीएम ने खिलाड़ियों से कहा कि आपने देश प्रदेश की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने कहा कि हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान होगा, साथ ही हर ग्राम पंचायत में ओपन जिम बनाने का काम भी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के लिए बेहतर कोच की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को नशे से दूर रहना चाहिए। नशा नाश का कारण है, जो नशे की तरफ गया वो फिर जीवन में किसी लायक नहीं रह पाएगा। उन्होंने कहा कि युवा अपने आप को तैयार करें। उनकी सुविधाओं के लिए केंद्र और राज्य सरकार उनके लिए समुचित माहौल तैयार कर रही है। प्रदेश के अंदर खिलाड़ियों के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए हर वर्ष हम लोग जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जो खिलाड़ी प्रतिभाग करता है और पुरस्कार प्राप्त करता है, उनके लिए प्रदेश के अंदर पुरुषों में
प्रदेश के अंदर हम लोगों ने लक्ष्मण पुरस्कार और महिला वर्ग में ऐसे खिलाड़ियों के लिए रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की घोषणा की है, जिसमें सरकार उन्हें नगद राशि के साथ साथ उन्हें इसके प्रमाण पत्र आदि से सम्मानित करने का कार्य करती है। जो पूर्व खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों को जिन्हें अर्जुन पुरस्कार या द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार या खेल रत्न पुरस्कार या पद्म पुरस्कार खिलाड़ियों को जिन्हें प्राप्त हुआ है, उन खिलाड़ियों को 20,000 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदेश सरकार देती है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, अगर बात की जाए तो खेलों को लेकर लगातार यूपी की तरफ से स्तर बढ़ाया जा रहा है, लेकिन कोचों की कमी, जिसकी बात आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी स्वीकार करी, और जो खेल के मैदान गायब हो गए हैं, इन दोनों चीज़ों को मुख्यमंत्री ने बहुत ही हार्डली कहा है कि हम अब ग्राम पंचायतों में ग्राउंड देंगे और कोचों की जो कमी है उसको पूरा करेंगे। बिल्कुल ये विशाल कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओलंपिक और पैरालंपिक के पदक विजेताओं का सम्मान किया है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। इस सम्मान के बाद साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आज नौजवान आगे बढ़ रहे हैं और खेल की तरफ आगे अग्रसर होते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि नशे से दूर रहें, और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो खिलाड़ी मोबाइल पे दिन रात अपना ध्यान लगाते हैं, वो वहां ध्यान न लगा करके अपना खेल पर ध्यान लगाना शुरू कर दें। ऐसे में साफ तौर पर खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी व्यवस्था होगी, और साथ ही साथ में जहां पर भी अगर वहां पे कोच की कमी होगी, उन कोच को पूरा किया जाएगा, और तमाम तरीके की बातें जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आए। क्योंकि कहीं ना कहीं खेल को लेकर के इस समय उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार निरंतर प्रयास कर रही है, कैसे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया जाए, कैसे उनका प्रोत्साहन कराया जाए और कैसे उन खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाए। तो तमाम तरीके के प्रयास जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार जो है इस समय करती हुई नजर आ रही है। जी को बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे हरियाणा चुनाव सियासी ताव। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बहादुरगढ़ पहुंचे। बता दें, राहुल गांधी यहां का दौरा आगामी विधानसभा चुनाव में ध्यान रखते हुए काफ़ी अहम माना जा रहा है। बहादुरगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि हर कोई जनता है कि यहाँ ड्रग्स का मुद्दा है। मैं मोदी जी से पूछता हूँ, जब अडानी के मुद्रा पोर्ट पर हज़ारों किलो ड्रग्स पकड़ा गया तो आपने क्या कार्रवाई की थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई सिर्फ भाजपा के साथ है, कांग्रेस में सभी शेर हैं। जब यह गरजते या दहाड़ते हैं तो मुझे समझाना पड़ता है, लेकिन अंदर खाते कांग्रेस में सभी एकजुट हैं। भाजपा व आरएसएस के कार्यकर्ता भाईचारा तोड़ने का काम करते हैं। प्रदेश में जल्द कांग्रेस की 36 बिरादरी की सरकार होगी। सरकार ने जवानों की पेंशन की राशि को अडानी की जेब में डालने का काम किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर लोगों को 500 रुपये में सिलेंडर, 300 यूनिट निःशुल्क बिजली व 100 वर्ग गज के प्लॉट मुहैया कराने का काम किया जाएगा। हरियाणा में उन्हें धान के लिए सरकार आएगी, लिख के ले लो, 1200 रुपए वाला सिलेंडर 500 रुपए का आपको मिलेगा। मतलब 700 रुपए जो आज आप गैस सिलेंडर में एक्स्ट्रा दे रहे हो, वो 700 रुपए हम आपके जेब में, आपके बैंक अकाउंट में वापस डालेंगे। 2000 रुपए हर महीना, पहली तारीख को हर महीना हरियाणा के महिलाओं के बैंक अकाउंट में मिलेगा। तो महिलाओं के लिए वहीं 2700 रुपए हमने हर महीना महिला के लिए वहीं बचा दिए। उसके बाद हरियाणा में आज किसान धान बेचने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार खरीद नहीं रही है। और हरियाणा के सारे किसान जानते हैं कि हरियाणा में उन्हें धान के लिए, गेहूं के लिए, शुगर केन के लिए सही दाम नहीं मिलता है। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, सबसे पहला काम, ये जो आपका धान सरकार नहीं खरीद रही है, इसको खरीदने का काम हम पहले दिन से शुरू कर देंगे। और हरियाणा के
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ विनोद गुप्ता हमारे ब्यूरो चीफ चंडीगढ़ जुड़ चुके हैं। विनोद, अगर बात की जाए तो राहुल गांधी के तेवर आप चुनाव में देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही अलग तरीके के हैं और लगातार वो एक चीज़ कह रहे हैं कि हम नौजवानों को नौकरी देंगे, महिलाओं को 2700 रुपये देंगे और सिलेंडर और बिजली और प्लॉट को लेकर भी अपने जो वादे हैं उनको कहीं ना कहीं जनता के बीच रखने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल विशाल, देखिए जिस तरह से आज दूसरा दिन है संकल्प यात्रा का राहुल गांधी का हरियाणा के अंदर, वो जो यात्रा निकली है 5 हलकों को कवर करते निकली है। सोनीपत से शुरू होती है और गोहाना पहुंचती है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है विपक्ष पर भी काफी प्रहार करते नजर आ रहे हैं, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो दान की बात हो, चाहे कि नौकरियों को लेकर हो, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो, और खास साथ साथ वादे भी कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात हमें देखने को मिली, राहुल गांधी जब एक सोनीपत पहुंचे थे तो सोनीपत में मशहूर दुकान है जलेबी की, वहां पर जलेबी खाते हैं और साथ साथ उन्हें वो किसान भी आते हैं जहां वो चावल भेंट करते हैं जिनकी फसल खुद राहुल गांधी ने बीजी थी। तो कहीं ना कहीं आज ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है जहां राहुल गांधी आपको खुद को ग्राउंड जीरो पे भी दिखा रहे हैं, आम किसानों के साथ भी दिखा रहे हैं, और साथ साथ बीजेपी के ऊपर भी प्रहार करते नजर आ रहे हैं, चाहे वो ड्रग्स को लेकर हो, चाहे वो नौकरियों को लेकर हो, चाहे भ्रष्टाचार को लेकर हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात करेंगे हरियाली से खिलवाड़ अफसल बेजार। मथुरा में 18 सितंबर की रात डालमिया फार्म हाउस में जेसीबी पोकलेन मशीनों के साथ हरे भरे पेड़ों को काट डाला गया। हैरत की बात यह रही कि पूरा निजाम सोया रहा या सोने की एक्टिंग करता रहा और पेड़ कटते रहे। वन विभाग से लेकर बिजली और पुलिस तक जैसे ही कोई खबर ही नहीं हुई। वहीं इस दौरान कई वन और पुलिस विभाग के आला अधिकारी छुट्टी पर थे। आपको बता दें कि खेल लगभग 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी का है। मूल रूप से यह ज़मीन डालमिया फार्म हाउस की है, लेकिन इसमें शहर के 5 बड़े इन्वेस्टर जुड़े हैं। सबसे पहले इसका कच्चा सौदा शहर के एक बड़े पूंजीपति ने किया। चूँकि सौदा बड़ा था तो इसके बाद इसमें एक के बाद एक 4 बिल्डर जुड़ गए। ऐसे में एक बिल्डर जुड़े जो कॉलोनी काटने में माहिर हैं। वहीं थाना जैत में भारतीय वन अधिनियम अंतर्गत 5 धाराओं में दर्ज कराए गए मुकदमे में बताया गया है कि छटकीरा वृंदावन रोड पर डालमिया नामक परिसर में लगभग 300 हरे पेड़ों को माफियाओं एवं बिल्डर द्वारा जेसीबी मशीन, पोकलेन मशीन व सैकड़ों मजदूरों को लेकर काट दिया गया। मौके पर प्राथमिक जांच में मालूम हुआ कि यह जमीन एंड सन्स के नाम है। बिल्डरों ने इस भूमि पर प्लॉटिंग के आदि योजना बनाई थी। डालमिया फार्म हाउस छटकरा के पास हरे पेड़ को काटे जाने, विद्युत लाइन व रेलिंग को तोड़कर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान किए जाने के संबंध में जैत पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें विवेचना के दौरान प्रकाश में आए 33 लोगों को आज जैत पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। माननीय न्यायालय के समक्ष उनको प्रस्तुत किया गया है। माननीय न्यायालय के द्वारा इसमें अभियुक्तों के विरुद्ध रिमांड व अन्य कार्रवाई की। तो और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सुशील चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुशील, अगर बात की जाए तो डालिया फार्म हाउस पर पेड़ों की अवैध कटाई हुई है और नाम एफआईआर किसके नाम हुई है इसमें? जी, मैं आपको बता दूं कि थाना जैत इलाके में छठीगरा वृंदावन मार्ग पर डालमिया फार्म हाउस है। इसमें लगभग 300 पेड़, हरे भरे पेड़ों को काट दिया गया है। जो बड़े बिल्डर्स हैं वह अपना मुनाफा कमाने के लिए लगभग 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसके लिए यह हरे भरे पेड़ काटे जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस रात वो पेड़ काटे गए उस तरीके प्रशासन की बात कर रहे हैं या हम वन विभाग की बात कर रहे हैं, तो सारे लोग सोए हुए हैं। इतना बड़ा जो 300 पेड़ काटे जाते हैं उसके बाद भी किसी अधिकारी को, कर्मचारी को भनक तक नहीं लगती है। वहाँ पर कोई भी अधिकारी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुँचता है। यह बड़ा सवाल है। जिस तरीके से सुना जा रहा है कि जो अधिकारी हैं वहाँ पे जो अधिकारियों को खर्चा पहुँचाया है, जिसकी वजह से वह किसी भी अधिकारी कर्मचारी के द्वारा यहाँ पे कोई देखरेख नहीं की गई है। सवाल ये है कि जिस तरीके से जो 5 बिल्डर्स हैं
5 पिलर्स है वह उन्होंने इस प्रॉपर्टी पे जो हरे भरे पेड़ है उनको कटवाया गया है। मोटा मुनाफा कमाने के लिए ये पेड़ काटे गए हैं, जिनमें 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें कि 5 जो सुसंगत धाराओं में मुकदमा किया गया है। जैसे ही यह दूसरे दिन भनक अधिकारियों के वक्त तो वह इस पे जैसे ही यह खबर चलती है तो योगी आदित्यनाथ द्वारा जो वन विभाग के आला अधिकारी हैं उनको भी तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि जो मथुरा में आला अधिकारी हैं वो नींद में सोए हुए थे। अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं जो अधिकारी हैं वह कहीं न कहीं इसमें लिप्त पाए गए हैं। जिस तरीके से 300 पेड़ों काट दिए जाते हैं उसके बाद भी किसी अधिकारी को भनक नहीं पड़ती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे भारत चीन की बात, तनाव के हालात। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत के बीच जारी सैन्य गतिरोध पर मंगलवार को कहा कि इस क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा LC पर हालात स्थिर हैं लेकिन संवेदनशील हैं और सामान्य नहीं है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि हालांकि विवाद के समाधान पर दोनों पक्षों के बीच कूटनीतिक बातचीत से एक सकारात्मक संकेत सामने आ रहा है, लेकिन किसी भी योजना का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर सैन्य कमांडरों पर निर्भर करता है। बता दें कि वो चाणक्य रक्षा संवाद पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लेकिन जब जमीनी स्तर पर लागू करने की बात आती है तो इसका फैसला लेना दोनों पक्षों के सैन्य कमांडरों पर निर्भर करता है। What is the situation today as we are looking at? The positive signaling is coming from the और अब बात करेंगे धर्म न जाति समर्पण की बात। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मूर्तिकार देवी दुर्गा की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जोर शोर से जुटे हुए हैं। त्योहारों के दौरान मेहनत से मूर्तियां तराशने वालों में चांद बाबू भी हैं। 5 वक्त की नमाजी चांद बाबू का कहना है कि उन्हें हिंदू त्योहारों में सार्थक योगदान देने में आनंद आता है। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मूर्तिकार देवी दुर्गा की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जोर शोर से जुटे हैं। त्योहारों के दौरान मेहनत से मूर्तियां तराशने वालों में चांद बाबू भी हैं। 5 वक्त के नमाजी चांद बाबू का कहना है कि उन्हें हिंदू त्योहारों में सार्थक योगदान देने में आनंद आता है। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मूर्ति बनाने में, और यहाँ पे छोटी सी गणेश जी हम भी बना के रखते हैं श्री पंचायती मंदिर में। बहुत अच्छा लग रहा है। और जी 7 सालों से नमाज भी पढ़ते हैं। जी नमाज भी पढ़ते हैं और आरती में भी शामिल होते हैं, हवन भी कराते हैं साथ में। कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई एतराज नहीं होता। कई मूर्तिकार 1 दशक से ज्यादा समय से मूर्तियां बना रहे हैं। वे बताते हैं कि दूसरे सामानों से बनी मूर्तियों के मुकाबले मिट्टी से बनी मूर्तियों की ज्यादा मांग है। हमारे यहाँ तो फिलहाल के लिए अष्टभुजा की ही होती है दुर्गा जी की, हाँ, और मिट्टी की ही मूर्ति बनती है यहाँ पे ज़्यादातर। किस तरह की मूर्तियों की मांग है? मिट्टी की मूर्ति ज़्यादा मांग होती है और उससे विसर्जन करने में आराम रहता है कि आदमी गल जाए, नदी उदी में डाला जाती है। मूर्ति बना रहे हैं जी? कितने साल से बनाते हैं? 15 साल से। किस तरह की मूर्ति की ज़्यादा मांग है? ये शेर वाली 5 शेर है जिसमें। कई लोग अपने पसंदीदा मूर्तिकारों से ही मूर्तियां खरीदते हैं। दुर्गा पूजा आने में कुछ ही दिन बचे हैं। खरीदारों का कहना है कि वे पूरे उत्साह के साथ मूर्तियां ले जाने का इंतजार कर रहे हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मां भगवती की प्रतिमा की स्थापना कराई जाएगी। 9 दिन माता जी का पूजा किया जाएगा और हमारे यहाँ मोहल्ले में हर साल माता जी की पूजा होती है। हम लोग यहाँ कम से कम 10-11 साल से मूर्ति ले रहे हैं। अच्छी मूर्ति मिलती है, रेट भी सही लगाते हैं और वजन भी इनका हल्का रहता है। छोटी मूर्ति बड़ी मूर्ति दोनों बनाते हैं, हम लोग छोटी मूर्ति ही रखते हैं। इस साल नवरात्रि 3 अक्टूबर और दुर्गा पूजा 9 अक्टूबर से शुरू है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।